दोस्तों किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर देखो ज्योग्राफी हो चुकी, हिस्ट्री पूरी हो चुकी, 6, 7, 8 सारी हिस्ट्री हो चुकी। अब स्टार्ट हो रही है आज से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति आज से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी राजनीति 6 की, 7 की, 8 की तीनों क्लासेस की राजनीति कंप्लीट करा दी जाएगी। जो जुलाई अगस्त में एग्जाम आने वाला है उसके पहले ही ये एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी। इसलिए कहीं भटकने की जगह यहीं पढ़िए और पेपर भी लगाइए। साथ में पेपर भी लगवाए जा रहे हैं और पिछली क्लासेस डली हुई हैं, लगवा चुके कितने सारे पेपर। आप सभी जाकर लगाइए वो पेपर, आप सभी पेपर लगाइए जाकर, आप सभी थ्योरी पढ़िए जाकर, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। आप जानते हो कि 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं बच्चे और दिन प्रतिदिन मतलब हर साल ये जो एग्ज़ाम है ना, हर 6 मंथ में बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आपको अभी सोचो, अभी निकालना है, इसी साल निकालना है। तो आप सभी जाकर जरूर थ्योरी पढ़िए अच्छे से। स्टोरी बाय थ्योरी दी गई है सारी। और आज से राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होने वाली है। इकाई 1 आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाएगी और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाना चालू हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप यहाँ भटकने से अच्छा आप लग जाइए पढ़ाई में। और जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर एक कर दीजिएगा। कोई नहीं जाता, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो। आपके लिए इतना प्रोवाइड किया जाए तो एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली पहुंच पाएगा और आप डेली क्लास अटेंड कर पाओगे। तो चलो आज स्टार्ट है हमारी आज का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो आज हमारा फर्स्ट इकाई है तो इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा ज़्यादा आज का चैप्टर थोड़ा कम ही है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारा। पता ही होगा आपको कि पॉलिटिकल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कहीं से भी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। देखो कक्षा 6 की पॉलिटी रहेगी थोड़ी बेसिक यानी, और 7 की थोड़ी और डिफ़िकल्ट, 8 की थोड़ी और, इस प्रकार से होती जाएगी। तो आपको सारी पढ़ना है 6, 7, 8 की, क्योंकि लिंक्ड रहेगी आपको तभी समझ आएगी। तो चलो आज ही से स्टार्ट हो जाओ। जो आए होंगे पूरी पढ़ेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल्स आज ही दे रही हूँ पहली क्लास में। चलो आज पढ़ेंगे अध्याय 1 विविधता की समझ। क्या पढ़ेंगे? विविधता की समझ को देखेंगे। क्योंकि हमारा देश देखो एक प्रकार का नहीं, कई विविधताओं से भरा हुआ है हमारा देश। इसलिए विविधता की समझ यानी कई प्रकार से, कई जाति, कई धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि सभी भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न हैं सभी के। फिर भी हमारे यहाँ सब एक हैं, यानी भिन्नताएं भी हैं फिर भी भारत में विविधता में भी एकता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर यही है कि विविधता है फिर भी एकता है, रंगों से भरा है एवं हर चीज़ धर्मों से भरा है फिर भी एकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, ये दी गई है कहानी, तो कहानी को इतना हम नहीं देखेंगे। हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसी को पढ़ेंगे, एग्ज़ामों से रिलेटेड। तो हम पढ़ेंगे क्या, तो जैसे लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान है। जी, ये लद्दाख ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान है एक। जो लद्दाख जो तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जो लद्दाख है ना, तो एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसे रास्ते हैं, वहाँ पर घाटियाँ हैं, हर कुछ है। तो जो मध्य एशिया के काफिले थे वो इस इलाके से पहुँचते थे। वहाँ क्यों पहुँचते थे? कहाँ? तिब्बत में। किस इलाके से? लद्दाख से जाते हुए मध्य एशिया से कहाँ पहुँचते थे? तिब्बत में। तो ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। क्या चलते थे? मसाले ऐसे पूछे जाते हैं कि ये काफिले क्या लेकर चलते थे? मध्य एशिया वाले काफिले तो ये लेकर चलते थे मसाले, जैसे कि कच्चा रेशम, दरिया और आदि लेकर चलते थे। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जैसे ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर एग्जामों में, कि जो बौद्ध धर्म है लद्दाख वो तिब्बत कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत पहुंचा। रास्ते वाला पूछा जाए तो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था बौद्ध धर्म। और लद्दाख को एक छोटा
तिब्बत भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन बन रहा हमारा यहाँ कि लद्दाख को क्या कहते हैं, एक छोटा तिब्बत भी लद्दाख को कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं और लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख में क्या काफ़ी प्रचलित है, तो केसर सागा, क्या ग्रंथ केसर सागा बहुत प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। क्या उसके स्थानीय रूप में जो मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं केसर सागा को और उस पर नाटक खेलते हैं, है ना, उस केसर सागा पर नाटक भी खेलते हैं और गाते भी हैं। फिर है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, बर्फ़ से, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, बर्फ़ से ढका रहता है, पानी आता नहीं, तो पीने के पानी के लिए क्या होता, ये लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए रहता है वो गर्मियों के दिनों में जो बर्फ़ है ना वो पिघलने पर निर्भर रहते हैं और यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। जैसे कि लोग सोचते हैं पश्मीना ऊन भेड़ से मिलता है, नहीं, ये गलत है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें चलिए कि जो पश्मीना ऊन है वो एक प्रकार की एक किस्म की बकरी है, उससे पश्मीना ऊन बनाया जाता है जो कि हर जगह प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन बहुत अच्छा है क्योंकि गर्म रहता है, यह ऊन कीमती होता है और इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही क्या पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। जो पश्मीना सालें हैं वो मुख्यतः क्या कश्मीर में ही बुनी जाती हैं। देखो इस प्रकार से बुन रही हैं, पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें दिखाई दे रही होंगी आपको। तो यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। यहाँ पर क्या खाते हैं, जैसे पूछा जाए क्या खाते हैं, तो यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और ख़ास तरह का छेना और मांस इत्यादि खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी याक होते हैं और रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, ये मतलब नहीं, आकर्षित होते हैं यहाँ पर आने के लिए। तब की केरल, अब पढ़ेंगे हम केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही था। और सुनो, जो पढ़ रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं कि पेपर 2 में आना है, नहीं, ये पेपर 1 में EVS में भी पूछा जाता है। पेपर 1 का जो EVS होता है ना उसमें भी ये पूछा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम केरल के बारे में। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है। जो केरल है ना, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है और इसके कोने में है। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है और यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए ही बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले यहाँ कौन आए थे? सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ये पूछा जा सकता है सबसे पहले केरल में कौन आए थे, तो अरबी और यहूदी आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। जो ईसा मसीह के धर्मदूत हैं संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म लाए थे वो संत थॉमस को ही श्रेय जाता है। तो अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत की जाती थी पहले। तो वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से आए। वास्को डी गामा है जो पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, किससे? वास्को डी गामा के द्वारा। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और जिनसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। वहाँ पर
चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हू मिलते हैं। हू बहू हू ऐसे बोलते हैं ना, तो वो मिलते हैं। यहाँ के जो जाल है ना केरल के, तो वो कैसे मिलते हैं? चीनी जालों से। तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कहते हैं चीना बाला। चीना वाला कहा जाता है उन जालों को जो चीनी जालों से मिलते हैं ना, इसलिए उन्हें चीना जाना कहा जाता है, चीना बाला। तो तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे चीना चट्टी कहते हैं। और ये जाल आप देख सकते हैं चीनी के जाल जैसे, देखो मछली पकड़ने के चीनी जाल है ना, इस प्रकार से। फिर है चीना चट्टी कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? जो तलता है, ये भी पूछा जा सकता है। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं केरल में, उसे क्या कहा जाता है? चीना चट्टी कहते हैं। तो इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। ओबियसली ये चीन में हुई होगी। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जो चीन की जलवायु एवं जमीन वो सारी चावल के लिए बहुत उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। मछली, सब्जी और चावल। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि EVS में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार को एक त्यौहार है जिसे कहा जाता है ओणम। ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। ये नाव प्रतियोगिता होती है, इस त्यौहार को ओणम कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि इस त्यौहार को क्या कहा जाता है केरल के, तो ओणम। फिर है आगे देखते हैं हम कि सॉरी, फिर है हम अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे क्योंकि ये कहानी में नहीं, हम देखेंगे। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू जी, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये दे रहे भाषण देते हुए कौन है? नेहरू जी, पंडित नेहरू। तो यहाँ पर है कि यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। कौन सा गीत वो बताने जा रहे हैं अभी। यह गीत कब गाया गया था? अमृतसर में हुए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया गया था। कौन सा? ए वाला। जैसे आप देख सकते हो, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। यानी दिन खून के थे हमारे प्यारे ना भूल जाना, यानी तुम लोग ना भूल जाना। इतनी मतलब किस प्रकार से हमने खूनों की होली खेली है। तो खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, हम भले ही अपनी खुशियाँ मनाना पर हमें ज़रूर याद कर लेना, ये है उनका कहना। तो ये गाना गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख के कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, और उसमें बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। जो ऊपर देखा ना हमने, वही गीत उन्हीं शहीदों की आत्मा की शांति के लिए गाया गया था। सोचो, अब उन्हें इतना खून बहाया, उनके लिए एक गीत तो गा ही सकते हैं ना। फिर है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और छिन्न विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की कल्पना की गई थी। क्या स्वतंत्रता संग्राम के समय? तो इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। कब इस झंडे को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी थी, वो लिखा था भारत की खोज में लिखा था, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। देखो, ये एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है कि अनेकता में एकता किसने इसकी विविधता करी थी, किसने ये दिया था अनेकता में एकता का वर्ड। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था अनेकता में एकता, यानी विविधता है जो, तो विविधता है जैसे हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें पर फिर भी एकता है, यानी अनेकता में भी एकता है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। जो राष्ट्रगान किस तरह से एकता का
वर्णन करता है। इसे अपने शब्दों में लिखा है उन्होंने कि जो ऐसे याद कर सकते हो इसे, राष्ट्रगान किसने लिखा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रा और रा यानी रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगान, तो किसने लिखा राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखो हमारा आज की जो फर्स्ट चैप्टर है वो इतना सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक केरल के बारे में हमने पढ़ा, एक लद्दाख के बारे में पढ़ा। देखो इसी में से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, कहाँ से पूछ लें पता भी नहीं आपको चलेगा, स्टेटमेंट भी वो रख सकते हैं। तो हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, केरल के बारे में पढ़ा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ था, फिर किसकी शहीद होने पर ये राष्ट्रगान गाया गया था, और अनेकता में एकता किसका नारा है, और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक भारत की खोज में क्या लिखा था। उनकी बुक थी भारत की खोज, क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की जो बुक थी वो थी भारत की खोज। तो उनने क्या लिखा था, और फिर है उनने अनेकता में एकता बोला था, विविधता को, है ना, भारत की। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन ये बन सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिर थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे अपना, इसलिए जितना आपने पढ़ा उसी को अच्छे से रिमाइंड किया जाए, तभी हम अच्छे से क्लास आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। और डेली क्लासेस लीजिए और अच्छे से समझिए स्टोरी वाइज, इसको लीजिए अपने दिमाग में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार तुम नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप डेली ज्वाइन कर पाओगे क्लास। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।